तो मित्रों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका। और आज हम फिर से आए हैं एक नई वीडियो को लेकर के, और ये वीडियो है क्लास 11th के लिए। तो लास्ट टाइम पे हमने क्लास 11th के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ लिया था, डिफरेंशिएशन हमने कर लिया था, ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन करने के बाद, डिफरेंशियल निकालने के बाद में अब जो नेक्स्ट जो कैलकुलस का एक पार्ट और इम्पोर्टेंट आपके पास रहता है, जो आपको आना जरूरी है फिजिक्स को आगे एज अ टूल यूज करने के लिए, वो है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस जो होता है, इंटीग्रेशन जो होता है, वो डिफरेंशिएशन का एकदम क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, आपके लिए इसकी बेसिक जानकारी जरूरी है, बहुत एडवांस तो खैर आपको जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर ये जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है उसे क्लास 12th में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिजिक्स के लिए जितना जरूरी है वो आपको यहाँ पे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और आप बस ये समझ लीजिए, जो डिफरेंशियल है और जो इंटीग्रल है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो प्रोसेस हमने पहले की थी, अभी ये प्रोसेस होगी वो उसकी अपोजिट होगी। ठीक है, ये इसकी दो फॉर्म होती है, एक डेफिनिट इंटीग्रल होते हैं और एक इनडेफिनिट इंटीग्रल होते हैं। इन दोनों में आपको फर्क बता दूं, जब आप इंटीग्रेट करते हैं किसी चीज को, तो अगर एक निश्चित सीमा के अंदर करते हैं, यानी आपके पास उसकी अगर लिमिट दी गई होती है, तो उस कंडीशन में जो आपका इंटीग्रल होता है वो होता है डेफिनिट इंटीग्रल। लेकिन जब आपके पास लिमिट नहीं दी हुई होती है, तो उस कंडीशन में आपका जो इंटीग्रल होता है वो होता है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल, जिसे आप आगे डेरिवेशंस में यूज करेंगे। तो आइए थोड़ा कुछ मैं आपके सामने इसकी एक फॉर्म बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो सपोज दिस इज y और y इज द फंक्शन ऑफ x। अब इसका अगर आपने इंटीग्रेट करना है, सपोज दैट, ठीक है, तो f x, y x का फंक्शन है। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज y इक्वल टू x रेज टू पावर n है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं y जब x रेज टू पावर n है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखा था, हम क्या कर देते हैं, dy dx कर देते हैं, यानी कि डी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, एक एक्स की पावर हम क्या कर रहे थे वहां पे कम। यहां पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय डी एक्स कर देते हैं। यहां पे जो साइन होता है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके आगे एक साइन लगेगा। जब इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से होगा। देखिए यहां पे हम करते हैं y इक्वल्स टू, और सपोज इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए मैं लगाऊंगा साइन, ये इंटीग्रेशन का साइन है x रेज टू पावर n, और क्योंकि किसका फंक्शन है x का, तो पीछे मैं dx से इसको मल्टीप्लाई कर दूं। डिफरेंशिएशन में d अपॉन dx कर रहे थे, यहाँ पे इंटू dx करेंगे। ये इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। अब आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है ये होता है x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इस फॉर्मूले का आप, इस बेसिक फॉर्मूले का आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में यूज करते हैं। हमने डिफरेंशिएशन में देखा था, वहां पे हम क्या करते थे, पावर आगे लिख करके एक पावर घटा देते थे, यहां भी पावर बढ़ा करके उस पावर को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन के लिए याद रखना है। ठीक है, अब जरा मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखा दूं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, अगर हमें हमारे पास दिया हुआ है x रेज टू पावर 8 और इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे x रेज टू पावर 8 और dx, क्योंकि x का फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1, यानी उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू पावर 9 अपॉन 9। ऐसे एक एग्जांपल मैं और लेता हूं आपके सामने। अगर हमें सपोज इंटीग्रेशन करना है x रेज टू पावर 22/7 का, फॉर एग्जांपल ये ऐसा इक्वेशन है, तो इसके पीछे क्या हो जाएगा, dx। तो अभी dx का मतलब क्या है, ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, इससे आगे ये साइन लगा होगा और पीछे dx लगा होगा, तो उसके बीच का जो फंक्शन है उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये दो चीजें हट जाएंगी और इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, x रेज टू पावर 22/7 प्लस 1 अपॉन 22/7 प्लस 1। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए x रेज टू पावर, अब देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, 7, और ये हो जाएगा 22 प्लस 7/7, और इसके अपॉन में भी क्या हो जाएगा, 22 प्लस 7/7। तो आप समझते हैं, जो अपॉन के अपॉन होता है उल्टा हो जाता है, तो ये 7 अपॉन और ये होता है 29, इस तरीके से आ जाएगा, और x रेज टू पावर 29/7। तो इस तरीके का एक फ्रैक्शनल एग्जांपल भी मैंने आपके सामने ले लिया है। इस तरीके से हम इंटीग्रेशन को निकालते हैं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें, तो माना हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है सपोज साइन x का, साइन x डॉट dx, तो साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस x। साइन x का जो होता है माइनस कॉस x इंटीग्रेशन होता है।
और अगर आप cos x का करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन होता है sin x। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पे एकदम अपोजिट प्रोसेस चलती है डिफरेंशिएशन की। और इसके अलावा यहां पे जब हम इंटीग्रेट करते हैं इन चीजों को तो इसके साथ में एक कांस्टेंट भी जुड़ता है, क्योंकि जब इनका इंटीग्रेशन हो जाता है तो प्लस एक कांस्टेंट भी आता है। क्यों आता है कांस्टेंट, आप इसको समझ सकते हैं। डिफरेंशिएशन में एक हमारी पावर कम हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हमारी एक पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एक कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पे प्लस सी। तो जहां पे भी हम ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे उनके साथ में हम प्लस एक कांस्टेंट जोड़ते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो खैर फॉर्मूले आपके लिए हो गए। ऐसे आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री की पूरी एक लिस्ट आपकी बुक में होगी, उसे आपको वहां से देखना है और अपनी कॉपी में नोट करना है और याद करना है, जिससे अगले सेशन में जब मैं आपके सामने आऊंगा तो आपको यदि कोई डाउट है आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रल का एक बेसिक इंफॉर्मेशन था, किस तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, तो अब जरा हम तो कुछ चीजें हम यहाँ पे और जान लेते हैं कैसे इंटीग्रेशन हो रहा है। देखिए, अगर सपोज हमें इंटीग्रेशन करने को आया है 1 का, 1.dx, अगर हमें 1 का इंटीग्रेशन करना है तो हम समझ सकते हैं 1 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो आप ये भी समझ सकते हैं 1 के साथ dx क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि एक x क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 1 को लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं। किसी की पावर 0 क्या होती है 1, क्योंकि x का फंक्शन है। इसको डॉट dx में लिख लेता हूं। अब क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1 अपॉन 1 यानी कि x। तो जब 1 का इंटीग्रेशन होता है तो जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो उसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो जहां पे भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा तो वहां आप क्या देखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर ये लिखा होता सपोज दैट 1.dt, अगर ये dt होता तो ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा था, t के रिस्पेक्ट में। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता फिर t। या अगर 1 किसके रिस्पेक्ट में होता, dy के रिस्पेक्ट में होता, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता, y। तो ये आपको सिंपल चीजें यहाँ पे समझनी थी। अगर एडिशन की बात करें, अगर हमारा एक बड़ा फंक्शन हमारे पास है तो बड़ा फंक्शन सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, सपोज दैट ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पूरे का इंटीग्रेशन जब डॉट dx आप करेंगे तो हर टर्म का आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे 3x के लिए 3 ऐसे ही रहेगा, x का क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और 4 का क्या हो जाएगा 4, क्योंकि x का फंक्शन है तो 4x और प्लस एक क्या, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में क्या हो गया, एक पावर बढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं जो 2 पावर वाला था वो 3 हो गया है, 1 वाला 2 हो गया है, कुछ 0 वाला 1 हो गया है। तो एक कौन सा टर्म यहाँ पे आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म में, ये इसे हम प्लस c लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा हो जाता है x रेज़ टू पावर 3/3 प्लस 3x रेज़ टू पावर 2/2 प्लस 4x प्लस c। तो ये आपका यहाँ पे क्या निकल के आ गया है, आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ गया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप समझ चुके हो कि c का मतलब क्या है, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, क्योंकि सबकी पावर एक क्या हो गई, बढ़ गई है। तो 2 वाले की पावर 3 हो गई है, 1 वाले की पावर 2 हो गई है, 0 मतलब जिसकी पावर कुछ नहीं थी तो वहां पे पावर 1 हो गई है। तो अब एक कांस्टेंट टर्म अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे पीछे से आ जाएगा, जिसे हम प्लस c के फॉर्म में यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो आगे एक और एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल मैं आपके सामने और ले रहा हूं, ये अब है किसका, डेफिनेट इंटीग्रल। अभी हम कौन से पढ़ते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनेट में मैंने आपको पहले बात कही थी कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं उनकी एक क्या होती है, फिक्स लिमिट होती है। डेफिनेट होते हैं, डेफिनेट मतलब आपके लिए कोई चीज क्या है, निश्चित है, कहां से कहां तक करना है आपको। इंडेफिनिट में कोई भी निश्चित नहीं है, तो वहां पे हम प्लस c प्लस कांस्टेंट जोड़ रहे थे। लेकिन जब आपका डेफिनेट इंटीग्रल है तो वहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक्स स्क्वायर का कर रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर अगर आप सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx। लेकिन जब आप इसका डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तो आपको इसकी कोई लिमिट दी गई होगी। तो माना आपको दी है 1 से लेके 2 तक। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का यहाँ पे वैसे क्या होना था, x³ 3, यहां पे भी क्या होगा x³ 3। लेकिन अब इसमें आप क्या लगाएंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो इसकी अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट 1 है। तो अब हम इसकी वैल्यू को रख लेते हैं। तो एक बार इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह पे एक बार क्या रख लेंगे हम 2, तो 2 की पावर 3/3 माइनस एक बार इसकी वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो 1 की पावर 3/3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये बन जाएगा 8/3 माइनस 1/3 और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 7/3। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या निकल के आ जाता है, आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें
एक एग्जांपल मैं और लेना चाहूंगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जांपल लेना चाहूंगा जिसके माध्यम से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है सपोज दैट साइन एक्स का, और अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो मैंने आपको पहले बताया था साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स। तो आपने इंटीग्रेट कर लिया तो सिंपल, अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल यानी कि कोई सीमा नहीं दी है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स हो गया। लेकिन अगर हमें लिमिट दी हुई है तो यहां पे हम इसको कॉस एक्स प्लस सी लिख लेते हैं नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर हमारे पास लिमिट दी हुई है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है, और अगर ये डेफिनिट है यानी कि इसे कहां से कहां तक करना है, सपोज आपको इसे करना है, सपोज साइन एक्स दिया हुआ है और इसका हमें इंटीग्रेट करना है 0 से 45 डिग्री तक। 45 डिग्री को हम कई बार क्या लिखते हैं, पाई बाई 4 भी लिखते हैं। आपको दिया होगा 0 टू पाई बाई 4, आपको साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है। ऐसे इंटीग्रेशन को हम क्या कहेंगे, डेफिनिट इंटीग्रल। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब जब ये इंटीग्रेशन हो चुका है तो अब हम क्या लगाते हैं, इस पे लिमिट लगाते हैं। तो हम लिमिट लगाते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो 0 और यहां पे हम लिख देते हैं पाई बाई 4। 45 डिग्री को हम सीधे क्या लिख रहा हूं, पाई बाई 4, क्योंकि इस तरीके से ही सवाल होंगे। अब ये वैल्यू को हम रखेंगे तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे और फिर उसमें से माइनस करेंगे लोअर लिमिट को। तो अब ये पहले हम क्या करते हैं, ये अंदर का जो माइनस है उसको बाहर ले आते हैं पहले, ताकि हमें बाद में कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो अब क्या करेंगे, कॉस एक्स में एक बार हम पाई बाई 4 लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे कॉस पाई बाई 4, अपर लिमिट हमने रख ली। अब हम माइनस करेंगे इसमें से लोअर लिमिट को, तो माइनस और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, कॉस 0। अब देखिए हम लिमिट्स की वैल्यू को रख लेते हैं। तो कॉस पाई बाई 4 जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई बाई 4 मतलब कॉस 45, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। और माइनस इसमें से हमें क्या करना है, कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी थी सब जानते हैं, 1 होती है। तो इसमें से इसको हमने क्या कर दिया, माइनस। अब जब हम इसको माइनस करेंगे अंदर तो हम देखते हैं ये हो जाएगा आपका 1 माइनस √2, ये एलसीएम ले लेंगे यहां पे, और अपॉन √2। ठीक है, और इसको हम आगे देखते हैं। तो ये माइनस को अगर हम अंदर ले आते हैं तो ये माइनस, ये √2 आगे आ जाएगा, 1 पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। इसका थोड़ा अगर हम रेशनलाइजेशन करना चाहें तो आप √2 का नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √2 जब नीचे भी मल्टीप्लाई होगा ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो आप समझ सकते हैं नीचे क्या हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, ऊपर √2 के मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, 2 माइनस √2 हो जाएगा, और माइनस √2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फाइनाइट इंटीग्रल। अब देखिए आपने दो चीजें यहां पे देखी होंगी, जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रल निकालें यानी कि जब कोई लिमिट नहीं है तो हमारा जो आंसर है वो किस में आ रहा है, एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में आता है। ये एक्सप्रेशन की फॉर्म में आया था, या एक्स स्क्वायर का जो हमने पहले किया था एक्सप्रेशन की फॉर्म में आता है। लेकिन जब हम उसमें लिमिट लगा देते हैं तो हमारा आंसर हमेशा किस में आता है, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आ रहा है, या किसी अदर एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ रहा है, जो उसकी हमने क्या दिया है, उसकी वैल्यूज। तो जैसे यहाँ पे हमें 0 to 45 दिया है, तो इसके वैल्यू रखने से हमें यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिली। तो अब यहां से हम वापस इसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारे पास डेफिनिट इंटीग्रल होगा तो हम आंसर से क्वेश्चन तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है कि जो इंटीग्रेशन करके आया है आप दोबारा से उसको डिफरेंशिएट करके आपका क्वेश्चन आपको दोबारा मिल सकता है। वो कैसे होता है मैं आपको भी यहां पे फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसको, देखिए मैंने आपको कहा था एक चीज शुरू में, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। वो कैसे हम इसको यहां पे प्रूव करेंगे। ठीक है, अभी हमने देखा जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आंसर आता है। इसका जब x की पावर n का इंटीग्रेशन करके जब इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आया हमारे पास, आंसर ये आया। यानी कि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है ना, तो आइए इसको जरा हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, x की पावर n+1 अपॉन n+1। इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। आपको पता है डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, क्योंकि x का फंक्शन है, इसको क्या करेंगे, dy/dx करेंगे इसका। अब देखिए ये जो n है ये सब क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन n+1 हमारा कांस्टेंट कहा गया, बाहर आ गया। हमें dy/dx किसका करना है, केवल यहाँ पे x की पावर n+1 का। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन n+1 तो हमारा बाहर ये रह गया। अब x की पावर n+1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपको पता है डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, तो n+1 आगे आ जाएगा, और x की पावर क्या बचेगी, n+1 माइनस 1, पावर में से एक माइनस हो जाती है। अब देखिए ये n+1 जो है ये ऊपर n अपॉन में n+1 है, ऊपर n+1 है, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। और x की पावर देखिए ये +1 -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। x की पावर क्या बच गई हमारे पास n।
तो देखिए जब हमने 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमें क्या मिला, x की पावर n, जो हमारे यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन था। तो इसके इंटीग्रेशन से हमें ये मिला और इसके डिफरेंशिएशन से फिर से हमें ये मिला। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ आर द रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर। अब मैंने कहा कि यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट माना, हम यहाँ पे प्लस सी भी कर लेते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम प्लस सी कर रहे हैं इंटीग्रेशन के बाद में। अब इस सी का यहाँ पे क्या होगा देखिए, अब हम सी का भी, अगर ये प्लस सी होता माना यहाँ पर, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होता, प्लस क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी। और आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये अपने आप गायब हो जाता। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में ये प्रोसेस आई होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट था आपको समझना, क्योंकि आगे जब डेरिवेशन आएंगे आपको वहां पे यूजफुल साबित होगा। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है, आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखें और अपनी बुक से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करें। अगर कोई डाउट होता तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और अभ्यास करने से ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। बहुत सारे बच्चों तक की वीडियो पहुंच नहीं पा रही है, तो मेरा उन सभी लोगों से आग्रह है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास 11th के उन सभी स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो अब क्लास 11th पे जाने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही आपके स्कूल खुलेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके पास 6 या 7 महीने का समय रहेगा पढ़ने का। तो बहुत कम समय में आपको बहुत बड़ा सिलेबस पूरा करना है। स्कूल में आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसको ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाएं, तभी हम आगे और वीडियोस बना पाएंगे। क्योंकि जब वीडियोस में व्यू आएंगे और जब छात्र उसको पढ़ना चाहेंगे, तभी हम उसके बारे में लेक्चर को तैयार कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।